भारत ने तो अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की भी टीम का ऐलान ऑलमोस्ट यही होगा। लेकिन अगर फास्ट बॉलिंग से के बारे में बात की जाए, दुबई में मैच है दोनों टीमों का, तो पाकिस्तान के पास वही शाहीन शाह अफरीदी, हारिस और नसीम शाह होंगे। वहां पे आप एटलीस्ट 2 फास्ट बॉलर्स के साथ तो जाओगे, 3 तो नहीं खिला सकते। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसको साथ देता है? हारिस और शाहीन शाह के साथ जाता है, या नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दूसरा, हमारे पास स्पिनर्स कौन होंगे? हमारे पास स्पिनर्स तो कोई काबिल नहीं है। आप ये उम्मीद करोगे कि आपको सलमान आगा विकेट लेके देगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप ये उम्मीद करोगे कि आपके पास आपको अबरार विकेट लेके देगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्पिनर्स के मामले में और ऑलराउंडर के मामले में जो है ना, पाकिस्तान का जो है ना, अगर मवाजना इंडिया से की जाए, जो पाकिस्तान का मैच है उसमें इंडिया का पलड़ा भारी है। फास्ट बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा इसलिए भारी है कि इंडिया के पास जो है ना, जसप्रीत बुमराह नहीं होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की इंजरी इस वक्त डाउटफुल है। अगर 50-50 अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होता है तो इंडिया फास्ट बॉलिंग लाइनअप पे थोड़ा कमजोर होगा। लेकिन वहां इनके पास शामी मौजूद है, ये भूलने की जरूरत नहीं है। और हरदीप सिंह भी बहुत खतरनाक बॉलर के तौर पे आता है, और हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से एक बेस्ट ऑलराउंडर के तौर पे रहता है। अब देखिए, मैंने भी ऑलराउंडर की बात की, तो हमारे पास ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है जो हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल को कंपीट कर सके। ठीक है, कुलदीप यादव जैसा स्पिनर हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इंडिया के पास स्पिनर्स बहुत ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप मवाजा करें शामी का, तो हमारे पास भाई हारिस या नसीम है। जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में शाहीन और नसीम शाह मैं कह सकता हूं, लेकिन हरदीप सिंह वो उस टक्कर का बॉलर नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर थोड़ा, अगर अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होता है वर्सेस पाकिस्तान, तो फिर इंडियन की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी कमजोर है। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह अगेंस्ट पाकिस्तान होता है, तो फिर समझिए कि इंडिया के पास जो है ना, एज हासिल रहेगा, क्योंकि फिर फास्ट बॉलिंग पलड़ा बराबर रहेगा, स्पिन में उनका पलड़ा हमसे आगे रहेगा, और ऑलराउंडर कैटेगरी में भी उनका पलड़ा हमसे आगे रहेगा। अब रही बात इस बैटिंग लाइनअप की, तो बैटिंग लाइनअप में वहां रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तो हमारी तरफ अभी हमें साइम अयूब की 50-50 है। लेकिन अगर साइम अयूब टीम का हिस्सा होते हैं, तो साइम अयूब और फखर जमान जो है ना, हमारे ओपनर्स होंगे। तो यहाँ पाकिस्तान का थोड़ा सा और इंडिया बराबर पल रहा चल रहा है। कोई भी मैं ऊपर नीचे नहीं कह सकता किसी को भी। फिर हमारे पास बाबर आजम, वहां विराट कोहली। फिर यहाँ तीसरे नंबर पे, वहां पे चौथे नंबर पे यहाँ पे आपके पास मोहम्मद रिजवान आएंगे कप्तान के तौर पे, और यहाँ पे चौथे नंबर पे शेर सैयद आएंगे। फिर केएल राहुल वहां पे 5वें नंबर पे बैटिंग करेंगे, तो हमारे पास जो है वो कामरान गुलाम होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन खड़ी होगी। अब अक्षर पटेल और मैं सलमान आगा को चलो एक बराबर की कैटेगरी में डाल भी दूं, तो हम एक शॉर्ट ऑलराउंडर के तौर पे जाएंगे। तो इंडिया एज अ टीम, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई है, एज हासिल है, एज अ रिकॉर्ड एज हासिल है। लेकिन एज अ रिकॉर्ड फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो एज हासिल नहीं है। तो थोड़ा सा, लेकिन इस वक्त जो करंट फॉर्म है ना इंडियन बैटर्स की, उस मुकाबले में अगर आप देखें पाकिस्तानी बैटर्स की, तो दोनों का जो है ना पलड़ा बराबर है, क्योंकि ना कोई हाई है ना लो है। ऑन पेपर इंडिया के प्लेयर्स ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं इन अ बैटिंग लाइनअप के तौर पे, लेकिन ऑन फील्ड और करंट सिचुएशन को देख के, लास्ट 6-7 मंथ्स की परफॉर्मेंस को देख के लग रहा है कि इंडिया के प्लेयर्स को थोड़ा सा एज अभी हासिल नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इंग्लैंड के खिलाफ अभी जो सीरीज शुरू होगी इंडिया की ओडाई की, उसमें यही टीम होगी। सिर्फ एक हर्षित राणा है, लेकिन इसमें नजर आएगा, लेकिन एक एज हासिल होगा अपने होम ग्राउंड का। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर जो प्लेयर परफॉर्म भी करता है ना इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें ये इसको मैं 30-70 का एज दूंगा, ताकि वो उसमें नजर आएगा कि हाँ यार, ये इस वक्त इन फॉर्म है, और अभी चंद दिनों बाद ही जो है वो जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो उसकी फॉर्म एक लगी हुई नजर आएगी। तो और पाकिस्तान का क्या एज होगा, वो उस वक्त मैं इसलिए बता सकता हूँ कि पाकिस्तान खेला होगा ट्राई नेशन सीरीज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ, और अपनी ही होम ग्राउंड में। तो वहां पे पाकिस्तान का कौन सा बैटर, कौन सा स्पिनर और कौन सा फास्ट बॉलर परफॉर्म करता है, तो वो उस वक्त जब करीब आएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो उस वक्त मुआवजा किया जाएगा कि हाँ, इस वक्त करंट फॉर्म जो लास्ट सीरीज खेलने की थी वो क्या थी। लेकिन अभी तक की जो करंट फॉर्म है उसमें मैंने आपको बता दिया है। और दोनों टीमों को लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है
कि 23 तारीख को पाकिस्तान का मैच है, उससे पहले पाकिस्तान जो ओपनिंग मैच है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, वो न्यूजीलैंड को पाकिस्तान को मारना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को नहीं मारा तो पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आधा सफर तो यहीं खत्म हो जाएगा। फिर वो बच जाएगा कि हाँ जी वो इंडिया को मारे तो कुछ एज आगे जाएगा, अदरवाइज वहां पे पाकिस्तान का जो है ना ऑलमोस्ट सीक्वेंस थोड़ा सा डाउन होता चला जाएगा। लेकिन अब रही कहानी इंडिया की, अगर इंडिया जो करंट सिचुएशन चल रही है, अगर इंडिया पाकिस्तान से जीतता है और न्यूजीलैंड से हारता है तो इंडिया को फिर ये फायदा ये रहेगा कि इंडिया चला जाएगा सेमीफाइनल में। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान से भी हारता है और न्यूजीलैंड से भी हारता है तो इंडिया का सफर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मैं इंडिया की इसलिए बात कर रहा हूँ, ये तो अमूमन पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल सिर्फ मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि एक तो करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं कह रहा हूं, और दूसरा ये कि दुबई की पिच को देख के मैं कह रहा हूं। तो दुबई में न्यूजीलैंड अच्छा खेल लेगी, इस पर सबको पता है, क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया को इंडिया की सरजमीन पे भी मार के गई है। हाँ, न्यूजीलैंड को मैं उस वक्त जज करूंगा कि न्यूजीलैंड अगर ट्राई नेशन सीरीज में कुछ अच्छा किया तो फिर मैं न्यूजीलैंड डेंजरस साइड नजर आती है अगर ट्राई नेशन सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, तो फिर हम इंडिया को खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ न्यूजीलैंड भी डेंजरस है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, लाइटर मोड में अगर जिस टीम ने भी किसी को लिया उसका सफर वहीं इख्तिताम हो जाएगा, क्योंकि वैसी बहुत शॉर्ट ट्रॉफी सीरीज है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और इसमें जो जो हारता जाएगा वो वहां से बाहर होता जाएगा। सो अभी पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होगी कि जी मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे ओपनिंग के लिए, शान मसूद, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फिर सलमान आगा, फिर कामरान गुलाम, और उसके बाद नीचे आप स्पिनर्स के तौर पे ले जा सकते हैं, अबरार भी हो सकता है। उसके बाद जो है वो आप दूसरे वो कौन था वो दूसरे लड़के को ट्राई कर सकेंगे, लेकिन वो बहुत बेचारा मार खाएगा। और फिर शाहीन शाह अफरीदी, फिर हारिस, और फिर नसीम शाह, इन लोगों को एज अ 11 की बात कर रहा हूँ। 14-15 तो आप अपना बना सकते हैं। अब पाकिस्तान वाली टीम रह गई है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसने अब तक टीम का ऐलान नहीं किया, बाकी सब ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने जो आपको नाम बताए प्लेइंग 11 यही होंगे, इसमें ही थोड़ा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि मैंने 13 प्लेयर्स के नाम तो आपको सामने बता दिए। 2-3 एक्स्ट्रा अगर आ गए तो आ गए। अपने रह गए कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।